नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी के बनबुला क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में बड़ा अपडेट। अब 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का आएगा फैसला। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण में आज फैसले की थी उम्मीद। रेलवे का दावा, बनबुलपुरा क्षेत्र में 29 एकड़ जमीन पर है अतिक्रमण। 29 एकड़ भूमि पर बने हैं 4,365 आवास, हजारों की है आबादी। आपको बता दें कि बनबुलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बनबुलपुरा क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आया है? देखिए, बिल्कुल सर, हल्द्वानी के अगर बनबुल रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक सुनवाई के बाद जो है मामला 9 तारीख तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अगले हफ्ते होने वाली सुनवाई में कोर्ट रेलवे, राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के किए गए पिछले निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर विस्तृत जवाब मांगेगी। सुनवाई की स्थिति स्थगित होने के बाद हल्द्वानी में चौकसी यथावत रखी गई है, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और वो नहीं हटाए हैं। वहां पर पुलिस, पीएससी, अन्य बलों की तैनाती जो है पूरी तरह से की गई है। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गलतफहमी या अफवाह से माहौल न बिगाड़े। प्रभावित परिवार को 9 तारीख को होने वाली सुनवाई के फैसले पर अब नजर बनी हुई है कि आखिरकार 9 तारीख को किस तरह का फैसला आता है। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। सीएम धामी आज गुजरात दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बड़ोदरा में सरदार गाथा कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रही राष्ट्रीय गतिविधियों का हिस्सा है। ये सभा राष्ट्रीय पदयात्रा से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य देश में एकता, अनुशासन, नागरिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम धामी ने बिरसा मुंडा सर्किल से सादली तक पदयात्रा की। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और भारत की राजनीति के अजात शत्रु राजनेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी अपनी ओर से, देवभूमि वालों की ओर से, सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबका पाथेय भी होगा और हम सबके अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 190 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था।
विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आज़ादी के बाद हुआ। सरदार पटेल की लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व कांग्रेस को हमेशा असहज करता रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर था कि अगर सरदार पटेल का कद स्वीकार कर लिया गया तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का वास्तविक नेता कौन था, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेह की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है, सदियों तक उसकी गूंज रहती है। भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस ने सरदार पटेल जी का तिरस्कार किया, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 300 समाप्त कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक देश एक विधान एक संविधान के संकल्प को साकार करने का काम किया है। साथ ही सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक और उन्होंने जहां गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया, वहीं उनके जन्म दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर देश के युवाओं को सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी के क्रम में उनके 150वीं जयंती वर्ष को ऐतिहासिक रूप देने के उद्देश्य से देश भर में 150 यूनिटी मार्च का आयोजन कर सरदार पटेल की एकता और समरसता को संदेश को देश भर तक पहुंचाने का काम किया गया है। आज मुझे बताया गया कि करोड़ों लाखों लोग इस यात्रा में सहयात्री बनकर देश के पूरे गुजरात के अंदर इस यात्रा को एक उत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। देश भर में भी इसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमने देवभूमि उत्तराखंड में भी प्रत्येक जनपद में एकता यात्रा का आयोजन किया है। मैंने भी 4 स्थानों पर इस एकता यात्रा में प्रतिभाग किया। इसके माध्यम से हमने नशा मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे और हमारे राज्य के अंदर जो हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की दिशा में विशेष प्रयास इस यात्रा के माध्यम से किए हैं। इस यात्रा के दौरान हमने ग्राम सभाओं में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। वहीं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। सरदार उपवन विकसित करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हमने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 4 महीने पहले आई आपदा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नल अजय कोठियाल ने राहत कार्यों की असलियत उजागर कर दी है। उन्होंने दावा किया कि कर्नल कोठियाल के अनुभव पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और ये उनका ये कहना कि मलबे के नीचे करीब 150 लोगों के शव दबे हैं और उनके ऊपर मिट्टी डालकर सड़क खोल दी गई है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अमानवीय अपराध है। कोदियाल ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने शुरुआत में ही कई सुझाव दिए थे लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है।
उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ये आपदा आई थी तब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय तत्कालीन अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ तक पहुँचा और पार्टी ने उस समय उनके नेतृत्व में वहाँ से जो बातें उठाई, सरकार ने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, लेकिन ये तय है कि भाई सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि जब ऐसे मौके आएँ तो सरकार उस अपेक्षा पर काम करे जिसके लिए सरकार चुनी। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, चीनी मिलों के भुगतान विवाद, पशुपालन, मत्स्य पालन योजना और चारधाम यात्रा पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राज्य ने गन्ने को रेट यूपी के बराबर बढ़ाया है और 5 रुपए का डिफरेंस भी बरकरार है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। इकबालपुर चीनी मिल पर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार ने एफआईआर, आरसी और सभी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए हैं। गुना जी हमारे साथ मौजूद है। सर, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया उत्तराखंड में, किस रूप में देख भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से किसानों की डिमांड भी आ रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे प्रस्ताव पे मुहर लगाई है। 30 रुपये का रेट हमने बढ़ाने के लिए कहा था, यूपी के बराबर जो रेट बढ़ा है यूपी में, और यूपी और उत्तराखंड के बीच में जो 5 रुपये का डिफरेंस है उसको हमने मेंटेन रखा है। अब आज के दिन हम 405 और 395 का रेट गन्ने का दे रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे गन्ना जो किसान हैं उनको राहत भी मिलेगी, उनकी आजीविका भी अच्छी चलेगी और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि लगातार गन्ना किसानों के हित में सरकार फैसले ले, उस पर भी ये सरकार खरी उतर रही है। सर, पशुपालन के क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है कि किसान आजकल इससे जुड़ रहा है और पहाड़ी में जिस तरह से अच्छा कर भी रहा है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और बढ़ावा किस तरह से दिया जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए, हम लगातार हमारी कोशिश रही है 2022 से सरकार की कि पशुपालन, दुग्ध पालन, हमारा मत्स्य पालन, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे दुर्गम क्षेत्रों को बहुत अच्छी तरीके से पलायन रोकने में मदद कर सकते हैं और रोज़गार को उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। पिछले 3 साल में हमने देखने को मिला है, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे वो दुग्ध का क्षेत्र हो, बहुत अच्छी वृद्धि हुई है तीनों में। रोज़गार भी उपलब्ध हुए हैं, पलायन पे भी रोक लगी है और जो हमारा सबसे बड़ा काम हमने इस सरकार में किया है वो जो आईटीबीपी के साथ हमने MOU साइन किया था, जिसकी वजह से डायरेक्ट लोगों को एक मार्केट उपलब्ध हुई है। आज हमारे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, बॉर्डर क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी, बागेश्वर, लोहाघाट, ये सारे क्षेत्रों में हमारे आईटीबीपी के माध्यम से जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है किसानों से, कमीशन एजेंट ख़त्म हो गए, बिचौलिए ख़त्म हो गए, उससे उनको सही अच्छा रेट भी मिल रहा है, पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को, दुग्ध पालकों को। और दूसरी चीज़, 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में डीबीटी भी आ जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारे जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गोट वैली हो गया, कुकुट वैली हो गया, हमारा बॉयलर फार्म, कॉयलर फार्म योजना हो गई, इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है क्योंकि अब लोगों को विश्वास है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी जो मार्केट है, वो बिक्री है, वो बहुत जल्दी होगी और पैसे भी हमको जल्दी मिलेंगे। तो क्या इसके लिए सर कोई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि किस तरह से करके फार्मिंग कर सकते हैं या फिर बढ़ावा, क्योंकि मार्केट उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती हर बार रहता है? नहीं, देखिए, लगातार हमारे छोटी गोष्ठियाँ होती रहती हैं, पंचायत लेवल पे होती हैं, लोगों को हम स्कीम्स के बारे में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे उनको सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिल सकती है, क्या उनकी योजनाओं में उनको लाभ मिल सकता है। ये हमारी छोटी बैठकें होती रहती हैं पूरे प्रदेश में और उसी का कारण है, अगर आप देखिए 2.5 साल के अंदर अंदर हमने लगभग 5,500 परिवारों को गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ दिया। उससे हमारे जो मीट प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है, जो आईटीबीपी को सप्लाई चाहिए थी उसमें भी मदद मिली है। मत्स्य पालन हमारा जो
थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बना है। उत्तराखंड की जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन में 9.3% पे हम ग्रो कर रहे हैं, थर्ड फास्टेस्ट हम सेक्टर बने हैं। तो उन सब का कारण यही है कि जो पॉलिसीज़ सिर्फ हमने कागजों में नहीं बनाई है, हमने उन पॉलिसीज़ को धरातल पे उतारा है और लोगों को जोड़ा है उससे। जी अच्छा, जो पशुपालन के लिए सर जो वैन्स चलाई गई थी वो किस तरह से काम कर रही है ताकि वो पशुपालक जो हैं उनके पशुओं को चिकित्सा सही समय पर उपलब्ध हो सके? नहीं देखिए, हम अब 60 वैन हमारी ऑलरेडी चल रही हैं और अभी तक जो मेरे पास लास्ट नंबर था लगभग 1 महीने पहले का, वो 3 लाख से ज़्यादा पशुओं को हमने ट्रीट किया है, निःशुल्क ट्रीट किया है। इन वैन से बहुत फ़ायदा मिला है क्योंकि देखिए जो बड़े जानवर हैं जिनको अस्पताल ले जाने में समस्या होती है और जो हमारे दुर्गम क्षेत्रों में बसे हुए लोग हैं, अस्पताल वहाँ से दूर हैं, तो कहीं ना कहीं ये वैन उनके घर घर जाके सेवा देती हैं, पशुओं की जान भी बच रही है, पशुओं का इलाज भी हो रहा है और कहीं ना कहीं पशुपालक को एक राहत मिल रही है, उसके पैसे भी बच रहे हैं, वरना वो बड़े जानवरों को अस्पताल तक ले जाने में उसका बहुत खर्चा होता था। और अभी हमने उसी को देखते हुए मैं धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री जी का कि हम एक प्रस्ताव ले गए थे कैबिनेट में कि हमको 35 और एम्बुलेंस अगर मिल जाएँ तो हर ब्लॉक में, उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं और 95 ब्लॉक में अगर हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस हो जाएगी तो हमारे लिए सेवा देना आसान हो जाएगा। टाइम जो ज़्यादा लग रहा है इस वक्त ट्रीटमेंट देने में, क्योंकि क्या है कि उत्तराखंड में आपको पता है ब्लॉक बहुत बड़े हैं, स्पेशली पर्वतीय क्षेत्र के, तो एक जगह अगर कोई जानवर को ट्रीट कर रहे हैं और दूसरी कॉल को अटेंड करने में मुश्किल होती है, तो हमने निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी से कि हमको 35 एम्बुलेंसेज और प्रोवाइड कर दी जाए और उसका भी हमको स्वीकृति मिल गई है, जिसका हमने टेंडर फ्लोट कर सर इस दिया। बार की जो चारधाम रही काफ़ी खास भी रही और घोड़े खच्चरों के माध्यम से भी यात्रियों ने अपनी यात्रा की। नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि घोड़े खच्चरों के इस बार भी देखा गई थी कि प्रशिक्षण दिया गया था, नेक्स्ट टाइम के लिए किस तरह से अभी से तैयारियां शुरू हो गई सर? नहीं देखिए, हमारी तैयारी हमेशा यात्रा ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे घोड़े खच्चर हैं जो चलाते हैं उनकी आमदनी भी अच्छी हो, लेकिन हमारे घोड़े खच्चरों की सेहत भी ठीक रहे, डेथ रेट कम रहे। और मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2022 में जहाँ पे 250 से ऊपर घोड़ों की डेथ हुई थी, इस 2025 में हम 60 घोड़ों से भी हमारी कम डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसका फ़ायदा मिला है, घोड़े खच्चरों की आमदनी भी हुई लोगों की, और हमारे जो मेन मकसद था कि डेथ रेट कम हो, टॉर्चर कम हो, हमारे उत्पीड़न कम किया जाए, उसमें भी हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है। और इस बार भी हमने आईटीबीपी के साथ प्रशिक्षण करवाया था सारे लोगों का, हमने एक्स्ट्रा वहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंट किए थे, एक्स्ट्रा एलियोज अपॉइंट किए थे और पूरे एक जो हमारा ट्रैक रूट है उस पर हमने एक टास्क फोर्स भी खड़ी करी थी जो क्रूरता के खिलाफ़ काम कर रही थी, जो घोड़ों को सही रेस्ट मिल रहा है कि नहीं उस पर भी ध्यान दे रही थी, जो हर पड़ाव पे घोड़ों को 5-5, 6-6 मिनट की उनकी चेकिंग की जा रही थी हर अस्पताल पे, जो पड़ाव पे हमारे अस्पताल हैं ट्रैक रूट पे। तो उससे जो है काफ़ी हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं और हम इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। सर मेरा अंतिम सवाल एक राजनीतिक ये है कि एसआईआर को लेकर लगातार चर्चा जारी है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं, कितना ज़रूरी आप इसको मान रहे हैं? नहीं देखिए, ज़रूरी है। मैं तो केंद्र सरकार को बधाई दूंगा कि ये बहुत पहले होना चाहिए था और आज हो रहा है। एसआईआर जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग पूरी वोटर लिस्ट को ठीक तरीके से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कौन इंडियन सिटीज़न है, कौन गलत तरीके से इस देश में रह रहा है, कौन किसके यहाँ पर 2 वोट हैं, ये सब चीज़ें वो सब उसके माध्यम से चेक की जा सकती हैं और ये ज़रूरी है क्योंकि देखिए देश की डेमोग्राफी चेंज ना हो, देश में कहीं ना कहीं ऐसे अवैध रूप से लोग आके ना बसें, ये देश की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसको आज सरकार कर रही है, मैं उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ थे जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्दियों में उत्तराखंड की हिमालय वादियों की यात्रा करने के लिए लोगों से अपील की। पीएम मोदी के विंटर टूरिज्म विषय की प्रशंसा करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बहुत अच्छी तरह से उत्तराखंड की वादियों का उल्लेख किया है। उन्होंने पीएम मोदी को उत्तराखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बताया। मन की बात जिस प्रकार से कल आयोजित हुआ और हमारे उत्तराखंड के लगभग 12,500 टोटल बूथ हैं, जिनमें से अधिकांश बूथों पर मन की बात देखा गया। और मन की बात में इस बार प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ उत्तराखंड की बहुत अच्छा उल्लेख किया और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, आगे उसको बढ़ा रही है विंटर टूरिज्म को, उसका उल्लेख इस बार प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा। और उन्होंने कहा कि कैसे विंटर टूरिज्म को हमें और बढ़ावा देना चाहिए, किस प्रकार से बर्फ से ढकी जो हमारी पहाड़ हैं, वादियां हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए, कैसे विंटर्स में हमें पहाड़ों पर भी आना चाहिए, हिमालयी राज्यों में आना चाहिए और वहाँ आकर वहाँ का एक अच्छा वातावरण, अच्छी जलवायु, अच्छा धूप, मैं कहूँगी कि जो कई बार हमें जो हमारे प्लेन एरिया है, जो हमारे तराई है,
जो हमारे दूसरे इलाके हैं वहाँ पे देखने को कम मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहाड़ पे मिलती है, तो ऐसी चीज़ें देखने आप ज़रूर यहाँ आइए। ऋषिकेश आबकारी विभाग की टीम ने हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर 3 पानी पुलिया के पास 2 वाहनों ने चंडीगढ़ मार्गों की 25 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिन पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और ये पूरी जो खेप है वो चंडीगढ़ मार्ग का है और आईबी और रॉयल स्टैग और प्लस किंगफिशर बियर की इसमें मिली है। तो ये पता चला ये कि भगवानपुर चेक पोस्ट से होते हुए और ये बाकी के चेक पोस्टों से बचते हुए ये लोकल छोटे छोटे रास्ते लेते हुए नटराज चौक की तरफ से निकाल के चंबा ले जाते हैं। और मतलब इन्होंने पूरी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, दरवाजों के पीछे भी छुपाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और गाड़ी के नीचे बनाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। पूरी गाड़ी को उखाड़ कर हमें इसमें लेना पड़ा है। जायलो गाड़ी एक यूज़ करी 15 पेटी जिसमें मिली है और एक सेंट्रो गाड़ी यूज़ करी है जिसमें 10 पेटी मिली है। अभी फिलहाल दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजेंगे। प्रेरणा हमारी जो यहाँ पर है उनकी टीम ने और पान सिंह राणा और अर्जुन सिंह और अन्य इंस्पेक्टर हमारे हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सूचना के आधार पर मिली है और हमारा पूरा फोकस रहता है कि अवैध शराब उत्तराखंड में ना आ पाए, लेकिन फिर भी लगातार आती रहती है। तो लगातार हमारा सिस्टम ऐसे ही जागरूक रहेगा और मुखबिरी करके पकड़ता रहेगा, तो हम जिंदगी अवैध शराब भी रोक पाएंगे और फिर उत्तराखंड का राजस्व में भी बढ़ेगा। उत्तराखंड की 1920 में स्थापित अल्मोड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव 10 दिसंबर को होने हैं। इस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा के अधिवक्ताओं ने कमर कस ली है, जिसको लेकर मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बार एसोसिएशन के इस चुनाव में 3 दिसंबर से नामांकन वितरण होगा और नामांकन जांच के बाद 10 दिसंबर को अध्यक्ष समेत अन्य पदों के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हमारा 2025-2027 जो है वो हम कार्यक्रम चुनाव का जो है कल से प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल से हम जो है नामांकन पत्रों का वितरण कार्यक्रम करके अपना जो है चुनाव का प्रारंभ कर रहे हैं और 10 तक जो है हमारा बार का चुनाव जो है उस दिन मतदान और मतगणना होके और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कितने मतदाता हमारे जो अभी बार में जो पंजीकृत हैं, अभी जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा की ओर से, उसमें 305 मतदाता हैं। 305 अधिवक्ता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक नई बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे 10 तारीख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।